अच्छा जी, नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्कशन हम कर रहे थे, तो उसमें मूव करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन 19 कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ही कुछ कैलकुलेशन हैं, 19, 20, 21 तीनों को हम देखेंगे वन बाय वन। इलस्ट्रेशन 19, JKL company has a beta of 0.96 and has the debt equity ratio of 2:5. The company's pre-tax cost of debt is 10%. The risk-free rate is 8%. Market return is 4%. Corporate tax is 30%. Estimate company's weighted average cost of capital. अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। डाटा दाएं बाएं जो भी आए, एट टाइम आप डाटा पढ़ते पढ़ते थोड़ा खो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें होगी। अक्सर टफ क्वेश्चन में ऐसा होता है, और अभी क्वेश्चन तो 1.5 लाइन का ही है, लेकिन चूंकि हम ज़रा इस टॉपिक पर नए हैं तो यू मे बी अ लिटिल बिट वरीड के डाटा कुछ ज़्यादा हो गया, समझ नहीं आई। लेकिन समझ, जब भी सवाल कॉम्प्लिकेटेड है हमेशा इधर से सवाल का जवाब बनना शुरू होता है आपका। कहा क्या है भाई? वैक। तो वैक कैसे आता है? स्टेप्स, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच सोर्स, वैक। वहां से बात शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद चीजें जो रेलेवेंट है आपकी पिक होना शुरू हो जाएंगी। तो हमने कहा जी वैक निकालना है, तो सबसे पहले सोर्सेज, इलस्ट्रेशन नंबर 19। तो सोर्सेज की बात करें तो उसने हमें डेट एक्विटी रेशियो बताई की है कि डेट और एक्विटी के आपस में रेशियो क्या है। ये जो रेशियो है, एक तरफ तो रेशियोज में नंबर्स अवेलेबल हैं, दूसरी तरफ सोर्सेज अवेलेबल हैं, डेट एंड एक्विटी। तो जनाब सोर्सेज हम यहां से पिक करते हैं कि हमारे दो ही सोर्सेज हैं यहां पे, एक है डेट और एक है एक्विटी। इसके बाद हमें कहा गया जी कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स लेके आओ। तो इलस्ट्रेशन 19 में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कंपनीज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 10% गिवन है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 10% अवेलेबल है, लेकिन हमें पता है वैक की कैलकुलेशन के लिए हमें प्री टैक्स नहीं चाहिए होती, हमें पोस्ट टैक्स चाहिए होती है। तो भाई प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है? 1 माइनस टैक्स। ऐसा ही है, सिर्फ हमने 1 माइनस टैक्स करना है। टैक्स रेट हमारा 30% ही है यहाँ पे, तो हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाती है 7%। फिर केई की बात करें तो केई हमने दो मॉडल सीखे हुए हैं, डीवीएम भी है, केपीएम भी है। इस फॉर्मूला में चूंकि बीटा दिया गया है, इसका मतलब यहां पे कैपम लगेगा। आरएफ भी अवेलेबल है, आरएम भी अवेलेबल है, बीटा भी अवेलेबल है। तो पुटिंग इन द वैल्यूज, आरएफ 8% प्लस आरएम 14% माइनस आरएफ इंटू बीटा, लीजिए के भी आ गई 13.76%। लीजिए जी के भी आ गई। अब आखिरी स्टेप रह गया मार्केट वैल्यूज़ का। अब यहाँ पे हमें एग्जामिनर ने मार्केट वैल्यूज़ नहीं दी, हमें सिर्फ रेशो दी है। तो आपको मार्केट वैल्यूज दे दी जाएं या मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशोज दे दी जाएं, एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपने वेटेड एवरेज में रेशो ही बनानी होती है ना, कि किस सोर्स का कितना वेट है टोटल फाइनेंसिंग में। बस हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ये मार्केट बेस्ड, मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशियो होना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कुछ और होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कुछ और होती है। बुक वैल्यू बेस्ड पे भी रेशियोज बनती हैं, मार्केट वैल्यू बेस्ड पे भी रेशियो बनती हैं। हमें या मार्केट वैल्यूज चाहिए या मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशियोज चाहिए, ये ख्याल रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है अबाउट द रेशियोज, कि ये रेशियोज मार्केट वैल्यू बेस्ड हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे भाई ये मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशियोज हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो उसके मुताबिक डेट एक्विटी 2 डेट 5 एक्विटी, लीजिए जी इसका टोटल बना 7। अब हम यहाँ से वैक निकाल सकते हैं, सारा डाटा हमारे पास है। वैक विल बी कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इनटू इट्स वेट या वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इनटू इट्स वैल्यू ओवर 7। जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
11.83% WACC। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इलस्ट्रेशन नंबर 20। रिक्वायरमेंट, एस्टिमेट कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बनानी है जी हमने। तो ए लिमिटेड हैज़ इन इशू 10 million rupee 10 ordinary shares। Details of company's dividend per share over the past 4 years। past 4 year का डाटा है जी, ईयर वाइज 1, 2, 3, 4 साल, और ये एस्टिमेटेड है 4 साल का डाटा है। The current market price per share is 23.5। A dividend of 3 per share is expected to be paid shortly। उसने रिपीट कर दिया ये जुमला, यहाँ पे एस्टिमेटेड भी कह दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी, टू बी पेड शॉर्टली। हमें कहा गया है जी कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगी जी, किस फॉर्मूला से आएगी? डीवीएम या कैपम? डीवीएम। डीवीएम में कांस्टेंट या ग्रोथ? ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। डीवीएम के तहत डी के इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू एक्स डिव प्लस जी। पुटिंग इन द वैल्यूज, डी नॉट मोस्ट recent dividend which is estimated at 3। growth we will have to estimate working one से। market value x div, हमें market value given है which is cum div, we understand that। इसमें से dividend माइनस कर दीजिए, x div होगी। हमें सिर्फ working one से dividend growth rate डिटर्मिन करना है। historic method लगेगा, latest dividend is 3, earliest dividend is 2.6 which is 3 years ago minus 1, 4.88%। so it is 0.0488, by the way यहाँ पे भी आप 4.88 लिखिए या 0.0488 लिखिए, एक ही बात है। दे बोथ आर गुड आंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे भी तो फ्रैक्शन में लेके जाना ही है, इधर भी फ्रैक्शन लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो जनाब यहाँ से के हमें क्या मिलती है? 20.23%। इलस्ट्रेशन 20 पार्ट ए, इलस्ट्रेशन 20 पार्ट ए के ई। जी एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 20 पार्ट बी, पार्ट बी का डाटा। 10 years ago बीटा कंपनी, बीटा लिमिटेड इशूड 25 million rupees of 6% डिस्काउंटेड डिबेंचर्स। 6% डिस्काउंटेड डिबेंचर्स इशू किए एट 98 per 100 नॉमिनल। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 6 years फ्रॉम नाउ। आज से 6 साल बाद रिडीम होने हैं at a premium of ₹2 over nominal value। They are currently quoted at 79 per share, ex interest, corporation tax rate is 33%, estimate after tax cost of debenture। redeemable debt की after tax cost of debenture चाहिए, कैसे आती है? IRR of post tax cash flows, बिल्कुल ठीक हो गया जी। IRR of post tax कैश फ्लोज, और ये कैश फ्लोज शुरू होते हैं मार्केट वैल्यू से जो कि आज चल रही है, और ये जाते हैं रिडेम्पशन तक। पास्ट इज नेवर रेलेवेंट। कब इशू हुआ डिबेंचर, कितने का इशू हुआ माजी में, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज से बात शुरू होगी, रिडेम्पशन तक जाएगी। तो आज ये डिबेंचर कितने का है? 79। अगर आज ये डिबेंचर इन्वेस्टर 79 का खरीदे तो उसको कितने साल इंटरेस्ट आएगा? रिडीमेबल इन 6 years फ्रॉम नाउ। और कितना इंटरेस्ट आएगा? कूपन रेट अप्लाइड ऑन नॉमिनल वैल्यू 6 रुपये, और रिडम्पशन होनी है 6 साल बाद 2% प्रीमियम पे। ये है जी
अगर आज कोई इन्वेस्टर हमारा ये बॉन्ड खरीदे, जो इशू हुआ था कुछ साल पहले, तो आज वो 79 का खरीद रहा है और इसके बदले उसको फ्यूचर में 6 रुपये सालाना 6 साल इंटरेस्ट आना है और 6 साल बाद उसको 102 रुपये मिलने हैं। तो जनाब अगर मैं इन कैश फ्लोज की IRR लूं तो ये बनेगी यील्ड। इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट पे सालाना क्या रिटर्न आ रही है, बट हमें वैक के लिए यील्ड नहीं चाहिए होती, हमें पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स करना होता है, 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। टैक्स रेट यहाँ पे है जी 0.33, 33%। लीजिए जी हमारे पोस्ट टैक्स कैश फ्लो में ये तो 79 ही रह गया, ये कितना बना 4.02 और ये 102 है। इन कैश फ्लोज की IRR जो हम लेंगे वो हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। आप एक 4% रेट ले लीजिए, एक 8% रेट ले लीजिए और इसकी IRR आप कैलकुलेट कर लें, बट दिस रिमेन योर होम असाइनमेंट। हम इस पे नहीं जाते क्योंकि IRR की कैलकुलेशन हम काफ़ी कर चुके हैं। मेन चैलेंज इसमें सिर्फ होता है टूल सेलेक्ट करना कि रिडीमेबल डेट की कॉस्ट ऑफ डेट किस टूल से आएगी और उसके बाद वो कैश फ्लो आइडेंटिफाई करना। मैं फिर बता दूं, अगर वो कहे यील्ड बताओ तो यील्ड ये है, अगर वो कहे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बताओ फॉर यूज इन द वैक तो वो यहां से आएगी। अच्छा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट तो हमने ली, उसको वैक में यूज किया, यील्ड का यूज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। यील्ड किस लिए यूज होगी? यील्ड इसलिए यूज होगी कि अगर मैं आज कोई 6 साल मैच्योरिटी का बॉन्ड इशू करना चाहूं तो उसका कूपन रेट क्या होगा? यील्ड, मेरे इन्वेस्टर को मेरे डेट से कितनी सालाना रिटर्न चाहिए, यील्ड मुझे बताती है मेरे इन्वेस्टर का करंट रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है। आज मुझे अगर कोई नया डेट इश्यू करना है तो मुझे उस नए डेट पे इन्वेस्टर को क्या रिटर्न ऑफर करनी है। दिस इज व्हाट विल यील्ड टेल। और यहां पे ख्याल रखना है कि हम यील्ड जिस नेचर ऑफ डेट की कैलकुलेट करते हैं उसी तरह के डेट पे एप्लीकेबल है। मैंने 6 साल मैच्योरिटी के डेट की यील्ड यहां पे अगर निकाली है तो वो कूपन रेट है 6 साल मैच्योरिटी के डेट का, क्योंकि वी शुड नो, हमने शुरू में भी बात की, लोन की मैच्योरिटी बदलने से भी रेट लोन का बदल जाता है। और हमने शुरू में बात की थी लॉन्ग टर्म लोन्स आर जनरली एक्सपेंसिव। ये हमने जब पहला डिस्कशन हुई थी हमारी सोर्स ऑफ फाइनेंस पे, जहाँ पे हमने कहा था हाउ टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। वहाँ पे हमने बात की थी कि लॉन्ग टर्म लोन जनरली एक्सपेंसिव होते हैं, हमें ख्याल रखना है कि हमें जितनी देर के लिए पैसा चाहिए उसी के हिसाब से मैच्योरिटी सिलेक्ट करें। अच्छा, ये पार्ट बी की छोटी सी कहानी थी। अब पार्ट सी को भी देख लें ज़रा, वो क्या है इसका। फॉलोइंग डाटा इज फ्रॉम द करंट बैलेंस शीट ऑफ गैमा। ये गैमा का डाटा जी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉलोइंग डाटा इज फ्रॉम द गैमा, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, रिजर्व्स है, शेयर होल्डर्स फंड जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है जी, और 12% इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। An annual dividend of ₹2 per share has just been paid. In the past, dividend per share have grown at the rate of 10% and this is expected to continue in future. Annual interest has just been paid. Interest भी पे हो चुका है डिबेंचर पे. The current market price of the share is 27.5 and the debenture are priced at 80, nominal value 100 के against. Tax rate is 33. हमसे कहा गया वैक कैलकुलेट कीजिए। हमने इस कंपनी का वैक कैलकुलेट करना है गैमा का। स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट को स्टडी करो, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो गैमा के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने हैं? गैमा के बैलेंस शीट से देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने हैं। गैमा के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं सिर्फ 2, एक इक्विटी और एक इरिडीमेबल डेट। 16,000 की इक्विटी है और 4,000 का इरिडीमेबल डेट है। इक्विटी के 2 हिस्से नजर आ रहे हैं बट वो इक्विटी ही है, शेयर कैपिटल है या रिजर्व्स है या प्रीमियम है, वट एवर नेम यू कॉल इट, इट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो सोर्सेज हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, एक इक्विटी है और एक इरिडीमेबल डिबेंचर।
स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, इक्विटी के लिए हम वर्किंग 1 कर लेते हैं, रिडीमेबल डेट के लिए वर्किंग 2 कर लेते हैं, यहाँ से कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट कर लेते हैं हम काम। वर्किंग 1, इक्विटी की कॉस्ट आनी है जी यहाँ पे डीवीएम विद ग्रोथ से, ऐसा ही है जी। तो के ई इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्या बनी जी? एटीन, 2 डेसिमल तो लेते हैं कॉस्ट, वैसे हम 0 0 0 0, बिल्कुल ठीक हो गया जी। 18% हमारे पास के ई आ गई। इसके बाद वर्किंग 2, इरिडीमेबल डेट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तो वो होता है जी आई, एनुअल इंटरेस्ट ऑन 1 डिबेंचर। 100 रुपये का बॉन्ड 12% के हिसाब से 12 रुपये सालाना इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, पोस्ट टैक्स किया, ओवर मार्केट वैल्यू 80। तो जनाब क्या आई यहाँ से कॉस्ट ऑफ डेट? %10.05। लीजिए जी 10.05%, ये जी आपकी कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गई। 2 सोर्सेज, दोनों की कॉस्ट आपके पास है। अब लाइए इनकी मार्केट वैल्यूज़। मार्केट वैल्यूज़ शेयर्स की, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू कितने हैं? 8 मिलियन का आपका शेयर कैपिटल है, 10 रुपये का शेयर है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू कितने हुए? 8 लाख, या मिलियन में कहें तो 0.8 मिलियन, ऐसे ही है जी। 0.8 मिलियन शेयर्स इन इशू है इनटू शेयर प्राइस 27.5। तो ये रुपीज़ इन मिलियन डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे, 22.00। अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आप बैलेंस शीट पे जाते हो तो वहाँ पे शेयर कैपिटल ज़्यादा नज़र आ रहा है, रिजर्व ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये जो शेयर प्राइस होती है ना, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। शेयर प्राइस, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा जाए तो वो है 16 मिलियन। बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर्स फंड्स आ रहे हैं वो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी 16 मिलियन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 22 मिलियन है। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस, इसमें दोनों चीजें, शेयर कैपिटल और रिजर्व, दोनों का इंपैक्ट इसमें आता है। इरिडीमेबल डिबेंचर, हमारे पास बैलेंस शीट वैल्यू है 4 मिलियन। 4 मिलियन बैलेंस शीट वैल्यू है और इनकी फेस वैल्यू 100 है। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए इन मिलियन इनटू मार्केट प्राइस पर डिबेंचर 3.2, टोटल इज 25.2। 4 मिलियन का डेट है, 100 रुपये वाला डेट 80 का बेकर है, ऐसा ही है। 4 मिलियन का डेट 100 रुपये के हिसाब से है, 80 के हिसाब से कितना होगा? 3.2, मार्केट वैल्यू 3.2। अब यहाँ से आप वैक ले लो, वैक इज इक्वल टू के 18 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 10.05 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड विद 25.2। लीजिए जी क्या आया वैक? 16.99%। लीजिए जी, ये हमारा गैमा कंपनी का वैक आ गया। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस, और कुछ नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू 8 मिलियन का बेटा शेयर कैपिटल है ना आपका, इशूड शेयर कैपिटल, तो 8 मिलियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर प्राइस 10 रुपये, तो शेयर्स कितने हुए? 8 लाख। 8 लाख मतलब 0.8 मिलियन शेयर्स इन इशू है और 27.5x डिविडेंड शेयर प्राइस है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मेरे बल्कि ज़हन से मैं बोला तो मुझे आया, हमने
केई की कैलकुलेशन में तो बात की हुई है अभी, केई की कैलकुलेशन में तो हम एक्सटिव वैल्यू लेते हैं, ऐसे ही है। तो भाई यहाँ पे भी एक्सटिव वैल्यू लेनी होती है, ये भी ख्याल कीजिएगा। अभी तक हमारा सिनेरियो आया नहीं, यहाँ पे भी ख्याल रखना है कि इसकी कैलकुलेशन में भी मार्केट वैल्यू आपने ली वो एक्सटिव ली है, और यहाँ पे भी आपने मार्केट वैल्यू एक्सटिव लेनी होती है। वैक की कैलकुलेशन के लिए जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेते हैं उसमें भी आप मार्केट वैल्यू एक्सटिव ही लेते हैं। अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन हम आखिरी करते हैं, फिर हम डिस्कशन को आगे कैरी करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये भी वैक की कैलकुलेशन है। मैं वैक की इलस्ट्रेशन आपको ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिमिटेड अवेलेबल हैं, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन अवेलेबल है मुझे लगता है वो भी इसी लेवल के हैं। मैं तो इलस्ट्रेशन आपसे करवा रहा हूँ, एग्जामिनर क्वेश्चन मैं आपकी होम असाइनमेंट में आपके ऊपर छोड़ूंगा ताकि आप अगले 1-2 दिनों में उनको अटैम्प्ट करें। कोई इशू होगा विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल हम ये लास्ट क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर हम डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21, रिक्वायरमेंट इसकी भी है जी, कैलकुलेट वैक। You have the following data about VWX company: income statement, earning before interest and tax, less interest, taxable earning, less tax earning available for shareholders, dividend and retained earning. Balance sheet, total of net assets, मतलब total assets minus current liabilities शायद होगा, financed by शेयर कैपिटल इशूड जो है और उसके रिजर्व, ये शेयर होल्डर्स फंड जिसको हम इक्विटी कहते हैं, और नॉमिनल वैल्यू 50 पैसा है यहाँ पे, और ये 10% इरिडीमेबल बॉन्ड है। करंट शेयर प्राइस 1.8 है जो कि कम डिव है, और करंट बॉन्ड प्राइस 128.5 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, डिविडेंड ग्रोथ रेट 5 है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30 है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम दिस इज एक्स इंटरेस्ट। शेयर प्राइस का तो उसने बता दिया ना, कम डिव है, इसके बारे में उसने नहीं बताया था, हम अज्यूम करेंगे ये एक्स इंटरेस्ट रहेगी। हमसे कहा गया है वैक, तो जनाब ज़रा ये क्लास इलस्ट्रेशन के तौर पे कीजिए ज़रा क्विकली। क्लास असाइनमेंट इलस्ट्रेशन 21 वैक, मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आपके साथ की, आई होप यू शुड बी एबल टू डू इट। सिर्फ एक कैच मैं पहले ही बता दूं क्योंकि अक्सर आपसे गलती हो जाती है। डीवीएम फार्मूला में जो डी नॉट होता है वो क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर। डीवीएम फार्मूला में डी नॉट इज डिविडेंड पर शेयर, उसके नीचे डिनोमिनेटर में मार्केट वैल्यू पर शेयर आ रही होती है ना, तो डिविडेंड भी पर शेयर लेना होता है। अब शुरू हो जाइए फटाफट ज़रा। स्टेप्स वही हैं, वैक निकालना है आपने। मुझे अगर थोड़ा हेल्प करते जाएं, साथ साथ जो वैल्यूज डिटरमिन करते जा रहे हैं टेबल में, सबसे पहले में सोर्सेज चाहिए होते हैं। कितने सोर्सेज हैं? इक्विटी एंड इरिडीमेबल डेट, फिर आती है कॉस्ट। कॉस्ट निकाल लीजिए तो बताइएगा। फिर आएगी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू रुपीज़ इन मिलियन में ले लीजिएगा।
डेट की कॉस्ट है 5.45%। बिल्कुल ठीक है। इरिडीमेबल डेट I into 1 minus T और मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स, मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। इक्विटी की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? डी नॉट, डिविडेंड पर शेयर। पीएनएल में जो डिविडेंड आ रहा है वो तो पर शेयर कैसे निकालेंगे? पीएनएल में डिविडेंड आता है टोटल शेयर्स का डिविडेंड, उसको नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू से डिवाइड करें तो पर शेयर डिविडेंड आ गया। और सराइज्ड कैपिटल के शेयर्स नंबर शेयर से डिवाइड नहीं करना, इशूड शेयर से डिवाइड करना है। इट इज 0.1 रुपीज। Equity की calculation should look like 0.1 D naught into growth rate 1.05 over market value X div 1.8 minus 0.1 plus 0.05. It should give you cost of equity. कितनी है? ये डाटा बन रहा है ना? ग्रोथ तो गिवन है डिविडेंड की आपको, और डिविडेंड टू बी पेड है, प्रपोज है, तो 11.18%। मार्केट वैल्यू बताइए, फटाफट सवाल क्लोज कीजिए, आगे भी चलना है हमें भाई। और यहां पे फिर वही ख्याल कीजिएगा जो भी मैंने बताया आपको। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू मार्केट वैल्यू एक्स डिव। शेयर्स इन इशू कितने हैं? 20 मिलियन। 50 पैसे का शेयर है ना भाई। इंटू 1.7 इट इज 34। और डेट 128.5 पे ट्रेड हो रहा है, 128.5 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब 5 मिलियन की बैलेंस शीट वैल्यू है। इसको 100 से डिवाइड करो, इसको 128.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया मार्केट वैल्यू ऑफ डेट? 5 मिलियन का डेट है, 6.43 टोटल हो गया जी 40.43। and now is the WACC, which is simply averaging. WACC comes to 10.27%. Cost of a source into its value, cost of a source into its value gives average 10.27। ठीक हो गया जी। तो ये वैक की कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैक, ग्रोथ रेट, डिविडेंड का निकालना, वी डिड एम्पल इलस्ट्रेशन। चैप्टर एंड पे जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, वी शुड इंशाअल्लाह बी एबल टू हैंडल दैट। एक क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट है, वो मैं आपसे खुद क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अच्छा जी, गोइंग फॉरवर्ड एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है यील्ड कर्व का। यील्ड कर्व
पहली बात, वी शुड नो different debt finances for a company has a different cost due to different risk. एक कंपनी डिफरेंट डेट लेती है, उस कंपनी के डिफरेंट डेट्स की रेट कॉस्ट डिफरेंट होता है। जैसे हमने अभी देखा, बैंक लोन की कॉस्ट कुछ और थी, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कुछ और थी, रिडीमेबल डेट की कॉस्ट कुछ और थी, एक ही कंपनी के डेट थे। डिफरेंट रिस्क की वजह से डिफरेंट रिस्क कैसे आ जाते हैं? सिक्योरिटी क्या दी गई है, सीनियर और सबॉर्डिनेट की वजह से फर्क पड़ जाता है। सेम कंपनी का डेट है, सीनियर सबॉर्डिनेट डेट की वजह से फर्क पड़ जाता है, सिक्योरिटी की वजह से पड़ जाता है, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, फर्क पड़ता है। लेकिन इन सब से हट के पीरियड ऑफ बोरिंग से भी फर्क पड़ता है। अभी मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवाई थी ये बात, पीरियड ऑफ बोरिंग से भी फर्क पड़ता है। तो जनाब, यील्ड कर्व का जो छोटा सा टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ बोरिंग एंड इंटरेस्ट रेट, इसकी स्टडी को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो ग्राफ यील्ड कर्व कहलाता है। लेंथ ऑफ बोरिंग और इंटरेस्ट रेट के बिहेवियर को जब हम ग्राफ पे, हमें ये तो बात कर ली ना कि भाई लेंथ ऑफ बोरिंग के साथ इंटरेस्ट रेट बदल जाएगा। आप 1 साल का लोन लो, रेट कुछ और होगा, 2 साल का लोन लो, रेट कुछ और होगा। सो लेंथ ऑफ बोरिंग के साथ रेट बदलता है। इस रिलेशनशिप को हम ग्राफ पे प्लॉट करें, दैट इज कॉल्ड यील्ड कर्व, दैट इज कॉल्ड यील्ड कर्व। नॉर्मली यील्ड कर्व की शेप ये रहती है, इसको हम नॉर्मल यील्ड कर्व कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व क्या बता रही है? टाइम टू मैच्योरिटी एंड यील्ड। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। नॉर्मली दिस इज अ बिहेवियर दैट वी विल फाइंड व्हाइल डीलिंग विद द लेंडर्स। हमसे कहेंगे हमें शॉर्ट टर्म लोन चाहिए साल का, वो कहेंगे जी 6% पे ले लो। हम कहेंगे जी हमें 5 साल का लोन चाहिए, वो कहेंगे जी 10% पे मिलेगा। Normally, long-term loans are expensive, short-term loans are cheap. This is called normal yield curve. एक तो चलें पहले हम ये बिहेवियर को, इसी को चलें एक और अंदाज से इसको बताते हैं। इसको यील्ड कर्व का इस्तेमाल एक और भी है। एक तरफ तो हमने कहा जी यील्ड कर्व हमने ड्रॉ कैसे किया है, हमने मैच्योरिटी और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट्स की जो हमें बैंक से कोटेशन मिली ना, उसको लेकर हमने ड्रॉ कर लिया। हमने बैंक से इंफॉर्मेशन मांगी कि जी साल के लोन का रेट क्या है, 2 साल का क्या है, 5 साल का क्या है, 10 साल का क्या है। बैंक ने जो हमें रेट्स दिए उनको प्लॉट किया, यील्ड कर्व बन गई। यील्ड कर्व बनी कैसी वो देख लिया, लेकिन यील्ड कर्व का एक और है अहम। वो यील्ड कर्व का यूज क्या है? जब आप यील्ड कर्व प्लॉट करते हो तो यील्ड कर्व आपको बताती है फ्यूचर एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट किस डायरेक्शन में मूव करने की उम्मीद है। आपने बैंक से इंफॉर्मेशन लेके यील्ड कर्व बनाई किस इंफॉर्मेशन से, वो मैंने बता दिया आपको कि जी आपने बैंक का जी मैं अगर साल का लोन लूं क्या इंटरेस्ट चार्ज करोगे मुझसे, मैं 5 साल का लोन लूं क्या इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 10 साल का लोन लूं क्या इंटरेस्ट चार्ज करोगे। बैंक ने जो डाटा दिया आपने प्लॉट कर लिया, यील्ड कर्व बन गई। आपने कहा जी यील्ड कर्व बन तो गई, लेकिन इसका एक और इस्तेमाल भी है कि ये आपको मदद दे रही है फ्यूचर इंटरेस्ट मूवमेंट फोरकास्ट करने में। राइजिंग यील्ड कर्व, नॉर्मल यील्ड कर्व बता रही है कि एक तरफ बताती है लॉन्ग टर्म लोन महंगा है, शॉर्ट टर्म लोन सस्ता है। दूसरी तरफ बता रही है कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। वेरी रेयर इनवर्स यील्ड कर्व भी एग्जिस्ट करती है, इसको हम इनवर्स यील्ड कर्व कहते हैं, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। और शायद आजकल पाकिस्तान में यील्ड कर्व इनवर्स हो चुकी है या होने वाली है। इनवर्स यील्ड कर्व कब होएगी? एक तरफ तो है ना कोई लॉन्ग टर्म लोन सस्ते हैं, शॉर्ट टर्म महंगे हैं, एक तो ये नजर आ रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलरेडी एट अ पीक। अब businessmen are expecting that within a month, 2, 3, 4, 5, 6 months, interest rate will start falling down. This is the expectation. तो शायद आज नहीं तो 2-4 महीने बाद पाकिस्तान की यील्ड कर्व की शेप ये हो जाएगी। ठीक हो गया? तो दिस इज रेयर फिनोमेना, ये लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लॉन्ग टर्म में यील्ड कर्व की शेप यही रहती है। यील्ड कर्व हमें एक तरफ बता रही है मैच्योरिटी के साथ इंटरेस्ट रेट कैसे बदलते हैं, दूसरी तरफ हमें फोरकास्ट बता रही है गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट किस डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्मल यील्ड कर्व एंड इनवर्स यील्ड कर्व। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?
बेटा स्टेट बैंक पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये स्टेट बैंक की ही पॉलिसीज़, इकोनॉमिक स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ भी किसी इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे बेस करती हैं ना। स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ भी किसी इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे बेस करती हैं, और इकोनॉमिक्स यही कहती है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाए जा रहे हैं एज अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं एज अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्योंकि कहा जाता है लोगों के पास इन्फ्लेशन क्यों है, राइज इन प्राइसेस, प्राइसिस में इजाफा क्यों है, एक और इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो जब आप इन्फ्लेशन बढ़ाते हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, तो उससे होता क्या है कि डिपॉजिट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं। एक बेसिक इकोनॉमिक फिनोमेना है, डिपॉजिट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं, और डिपॉजिट्स के रेट्स बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो लोन के रेट बढ़े तो डिपॉजिट के भी बढ़े ना। डिपॉजिट के रेट बढ़ने से बात का कंज्यूमर के लिए सेविंग बिकम्स मोर अट्रैक्टिव देन स्पेंडिंग। तो कहता है जी मैंने फिर गाड़ी आज खरीद के क्या करनी है, आज मैं 1 साल के लिए पैसा बैंक में रख देता हूँ, अच्छी रिटर्न आ रही है, गाड़ी साल बाद ले लेंगे। तो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कंज्यूमर को थोड़ा सा पुश किया सेविंग की तरफ, ताकि स्पेंडिंग कम हो, डिमांड कम हो मार्केट में। डिमांड कम होगी तो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबलाइज होंगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा इसलिए प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोगों के लिए डिस्पोजेबल इनकम कर दी जाती है, जो पैसा हाथ में लेके बैठा हुआ है उसको सेविंग में अट्रैक्शन नजर आ जाती है, और जिसने पैसा उधार लेके खर्चना है वो भी रुक जाता है, यार पैसा बड़ा महंगा हो गया, इंटरेस्ट रेट बड़े हाई हैं, तो गाड़ी आज नहीं लेता, मैं साल ठहर के गाड़ी ले लूंगा। गाड़ी जिसने लीज पे लेनी है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो इन्फ्लेशन के रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक तरफ इसको आप कंट्रोल कर रहे हो इन्फ्लेशन को, दूसरा इफेक्ट इसका क्या आता है बिजनेसमैन पे, कि बिजनेस ने नई मशीनरी लेनी थी एक्सपेंशन के लिए, अब लोन का रेट इतना बढ़ गया, उसके बारे में नहीं आ रही मशीनरी खरीदना कि बहुत महंगी, भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, बिजनेसेस रुके हुए, अब वो एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन डिमांड सप्लाई के इम्बैलेंस से अगर आई है। तो इसका एक और तरीका ये भी तो हो सकता है सप्लाई बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ा देते तो भी तो इन्फ्लेशन रुक जाती है ना, लेकिन जनरली पहले डिमांड कम की जाती है, डिमांड कम करने के बाद फिर सप्लाई की तरफ तवज्जो होती है, और सप्लाई कम करने के लिए फिर इंटरेस्ट रेट दोबारा नीचे लाए जाते हैं कि भाई अब जिसने फैक्ट्री लगानी है लगा ले, सप्लाई बढ़ा लो ताकि बैलेंस रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ने ऊपर गए, टेम्परेरी गए, नीचे आना ही होता है उन्होंने, ठीक है। तो इन्वर्स यील्ड कर्व जैसे मैंने कहा हमारा यहाँ पे ट्रेंड होगा गोइंग फॉरवर्ड, हम कुछ अर्से में देखेंगे हमारे इंटरेस्ट रेट इंशाअल्लाह नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो कोई सवाल? अच्छा जी, इसमें एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। चैप्टर पे डिस्कशन हमारी खत्म है जी। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि उसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन नई है, कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट शायद नया ना हो, कैलकुलेशन एक नई है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी क्वेश्चन विल रिमेन योर होम असाइनमेंट, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। इन टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, जो बाकी 4 क्वेश्चन है आई बिलीव कि उस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में या पीछे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आपकी होम असाइनमेंट रहेगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन 1 डिस्कस करूंगा आपसे, जिसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चैलेंज है हमारे लिए, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। अब वो मेरे पास स्लाइड पे जी क्वेश्चन नंबर 1 अवेलेबल नहीं है, सो यू विल फॉलो इट फ्रॉम द बुक, ठीक है, बुक से फॉलो करेंगे। पेज 117 पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है, जो स्लाइड पे आई वोंट बी एबल टू शेयर। जिम्बा, ये क्वेश्चन मैंने जैसे बात की थी कि हमने शेयर वैल्यूएशन के लिए डीवीएम पढ़ा, और डीवीएम को हमने यूज़ किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए। अब ये क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे है नहीं, ये क्वेश्चन शेयर वैल्यूएशन पे है। मतलब इफ यू आस्क मी, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद आउट ऑफ स्कोप बनता है हमारा, क्योंकि हमारा स्कोप डिस्कशन शेयर वैल्यूएशन नहीं थी, उस फॉर्मूले की मदद से के ही थी। लेकिन अब जब आई कैप की क्वेश्चन बैंक में ये सवाल आ जाता है तो फिर हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। मुझे लगता है शायद ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आ गया है तो इंशाअल्लाह हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे एडिशनल से डाली है, वो भी कोई नई चीज़ है, प्रिंसिपल पुराने ही है, कैलकुलेशन की बस जरा फॉर्मेट थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ी सी उसकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ऐड की हुई है। तो जनाब स्टार्टिंग विद द रिक्वायरमेंट, अज्यूमिंग द जिम्बा PLC रिमेन्स ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, मतलब वो कोई मजीद डेट नहीं लेती,
and using the dividend valuation model, calculate the expected ex-dividend price per share at 30th September 20x0 if the new investment does not take place. सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है, न्यू इन्वेस्टमेंट कौन सी है, ना हो क्या है, फिर हम इसको दोबारा रिक्वायरमेंट से लिंक करेंगे. बट इन शॉर्ट हमसे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की मदद से एक्स डिविडेंड प्राइस पर शेयर निकालने को कहा गया है. डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की मदद से एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस, डीवीएम हमें पता है, ठीक है, वो फार्मूला हमने सीखा हुआ है डीवीएम का, कोई मसला नहीं, हम उसको अप्लाई कर लेंगे. जिम्बा पीएलसी इज अ लिस्टेड ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी which makes parts for digital cameras. The company pays out all available profits as dividend. मतलब जो कमाया सारा dividend पे कर दिया. Zimba PLC has a share capital of 15 million ordinary shares. On 30th September 20x0. On 30th September x0, it expects to pay an annual dividend of 20 rupees per share. मतलब 30th September x0 शायद आई खड़ी है 2-4 दिन में, उसने कहा जी 20 रुपये डिविडेंड पे करने का इरादा है उसका. इन द एब्सेंस ऑफ एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो सारा पैसा जो कमाती है सारा बांट देती है, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं उसके पास. द कंपनी एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड पेमेंट आल्सो बी टू बी ₹20. पी एक्स्ट्रा है, टाइपो है, काट दीजिएगा यहाँ पे. अगले 3 साल भी डिविडेंड 20 रहेगा, मतलब 2-4 दिनों में पे होने वाला है वो भी 20 रुपीज है, अगले 3 साल भी 20 डिविडेंड ही पे होगा. बट देयर आफ्टर अ 2% पर एनम ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड इन परपेचुइटी. मतलब तीसरे साल के बाद ईयर 4 एंड ऑनवर्ड 2% सालाना ग्रोथ आएगी. मतलब एक तो पे होने वाला है आजकल में, 30 सितंबर आई खड़ी है, पे होने वाला है, उसके बाद 1, 2, 3 अगले 3 साल पे होगा सेम, और ईयर 4 में 2% ग्रोथ है, ऑनवर्ड परपेचुइटी में वो ग्रोथ चलेगी. द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज करंटली 15% पर एनम. द कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट विच वुड रिक्वायर एन इनिशियल आउटले ऑफ 500 मिलियन ऑन 30 सितंबर. इसको हम बाद में पढ़ते हैं, ये जुमला बाद में पढ़ते हैं, ये पार्ट बी से रिलेट करता है, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा है, हम सिर्फ पार्ट ए पे रहते हैं. उसने कहा जी करंट सिचुएशन में जब नई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, व्हेन न्यू, पार्ट ए क्या है, व्हेन देयर इज नो न्यू इन्वेस्टमेंट, तो वो आगे जुमला ना न्यू इन्वेस्टमेंट का आ रहा है, इसलिए हम पार्ट ए तक रहते हुए हमें न्यू इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. व्हेन देयर इज नो न्यू इन्वेस्टमेंट, कहता जी 30 सितंबर की शेयर प्राइस बताइए. अच्छा जी, हमने डीवीएम के फार्मूलाज तो पढ़े, लेकिन फार्मूलाज पढ़ाने से पहले मैंने आपको डीवीएम का असूल बताया था. वो असूल क्या था? प्राइस ऑफ द शेयर कैन बी एस्टिमेटेड बाय टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर डिविडेंड. ये बेसिक असूल है. प्राइस वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी एस्टिमेटेड बाय टेकिंग पीवी ऑफ इट्स फ्यूचर डिविडेंड यूजिंग केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट द डिस्काउंट रेट. फिर हमने कहा था जी इस असूल के तहत हमारे पास 2 फार्मूलाज हमें मिलते हैं. एक, अगर डिविडेंड कांस्टेंट हो, अगर डिविडेंड कांस्टेंट इन परपेचुइटी हो तो मार्केट वैल्यू एक्स डिव थी डी ओवर के, और डिविडेंड ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट हो तो मार्केट वैल्यू एक्स डिव हमारी थी डी नॉट इंटू 1 + जी ओवर के माइनस जी. ये 2 फार्मूला सीखे थे. लेकिन हमारे इस केस में अब डिविडेंड ना कांस्टेंट है, ना ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट इन परपेचुइटी है. पहले 3 साल कांस्टेंट है और उसके बाद ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट इन परपेचुइटी है. तो भाई इसका मतलब ना ये फार्मूला पूरा फिट बैठ रहा है, ना ये फार्मूला फिट बैठ रहा. कोई फार्मूला फिट नहीं बैठ रहा तो असूल तो फिट बैठेगा ना. पीवी ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, ठीक है जी, विल गिव यू वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है, तो हम प्रिंसिपल अप्लाई करने चलते हैं. अच्छा, ये वो प्रिंसिपल को जरा हम समझें क्या है. हम क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन पे हैं. प्रिंसिपल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1.
अच्छा जी, उस प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा इस कंपनी के डिविडेंड की कहानी समझिए। उसने कहा जी एक तो आपका 30 सितंबर x0 है जो कि शायद आजकल की कहानी है, ऐसे ही है। आजकल को मैं टुडे ज्यूम कर लेता हूँ और टुडे का मतलब 0 हो गया। उसने कहा जी वो तो आप 20 रुपये डिविडेंड देने वाले हो। इसके बाद लेकिन आगे 3 साल 1 2 3 यही डिविडेंड हो गया, एग्रीड। और फिर 4 में आपका डिविडेंड आएगा 2% ग्रोथ के साथ, वो होगा 20 इंटू 1.02। मैं वैल्यू नहीं कैलकुलेट करता, फैक्टर डाल देता हूँ, ऐसे ही है जी। 4 में ये डिविडेंड ये आएगा और ये फिर कांस्टेंट ग्रोथ एट 2% इन परपेचुटी आएगा। ये जी हमें कहानी है डिविडेंड की, ऐसे ही है जी। हमसे कहा जा रहा है किस दिन की शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है, रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा। एक्स डिविडेंड प्राइस ऑफ द शेयर ऑन 30 सितंबर x0। 30 सितंबर x0 की एक्स डिविडेंड प्राइस का मतलब क्या है? फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं 30 सितंबर की कम डिविडेंड प्राइस मांगना चाहूं तो उसमें ये 20 भी ऐड करना पड़ेगा ना। ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, लेकिन ये सिर्फ शामिल किया जाएगा अगर हमें कम डिव प्राइस चाहिए। एक्स डिव प्राइस क्या होती है? फ्यूचर डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। एक्स डिव प्राइस फ्यूचर डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू है। अब जनाब हमारे पास 1 2 3 ये तो 3 कैश फ्लोज हैं और ये एन्युटी है। ये कहानी अलग है। हमें इस सीरीज की पीवी लेनी है तो हमें इन 3 की पीवी लेनी है और उसके बाद इसकी पीवी लेनी है। तो जनाब इसको ज़रा पहले 3 की पीवी लेना था, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ जी हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पार्ट ए में हम जब देखें तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज, मैं इसको अगर आसानी के लिए तोड़ूं तो पीवी ऑफ डिविडेंड ईयर 1 to 3 प्लस पीवी ऑफ डिविडेंड 4 से परपेचुटी, यही है जी। तो ये आपकी मार्केट वैल्यू यहां पे बनती है। अब 3 साल के डिविडेंड की पीवी लेना वो तो एन्युटी है, 1 से 3 नॉर्मल एन्युटी है। डिस्काउंट फैक्टर क्या है इसका? मार्केट वैल्यू। डिविडेंड को डिस्काउंट करते हैं किस रेट पे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ना, 15%। तो 15% 3 साल क्या है? एन्युटी फैक्टर। बताओ जरा, ₹20 इंटू 15% 3 साल 2.283। तो मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, पीवी आ गई जी 45.66। ये 3 की पीवी आ गई। अब मसला रह गया हमारा, ये जी कवर हो गया 1 2 3, ये हमने कवर कर ली। अब सिर्फ इसका मसला रह गया है, इसकी पीवी कैसे लेनी है। अच्छा, इसकी पीवी को समझने के लिए, इसकी कैलकुलेशन समझने के लिए हमने जो डीवीएम का फार्मूला सीखा था ना, उसकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करूँगा। हमने डीवीएम का फार्मूला सीखा था विद ग्रोथ वाला, मार्केट वैल्यू एक्स डिव इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। इस फार्मूले को मैंने आपको एक और अंदाज से भी बताया था। अब इसकी शेप देखिए मैं कैसे बदल रहा हूँ ज़रा। मैंने आपको इसका एक और अंदाज बताया था, दिस इज d1 ओवर के ई माइनस जी। इसको हम एक और अंदाज से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, d1 इंटू 1 ओवर के ई माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत हमें? सिंपली रीअरेंजमेंट ही है ना, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा हम कहानी को ज़रा देखते हैं। हमें अगर इस फार्मूला में d1 फीड करते हैं तो हमें जो मार्केट वैल्यू मिलती है वो होती है पीवी, और पीवी कहाँ पे होती है? 0 पे। ठीक हो गया। इस फार्मूला में मैं d1 फीड करूं, ये d1 इससे आगे भी कांस्टेंट रेट पे ग्रो करता जाएगा, ऐसी कहानी है ना। d1 है साल बाद, d नॉट इंटू 1 प्लस जी करो तो साल बाद का डिविडेंड है। दूसरे साल का क्या होगा? d1 इंटू 1 प्लस जी। तीसरे साल क्या हो गया? d2 इंटू 1 प्लस जी, d3 इंटू 1 प्लस जी एंड सो ऑन। हर साल डिविडेंड इस रेट से फैक्टर से ग्रो करता जा रहा है ना। लेकिन हमने कहा जी हर साल का डिविडेंड निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ d1
इंटू 1/ke माइनस जी। यहां पे हर साल डिविडेंड ग्रो करने से बेहतर है डिस्काउंट रेट में से ग्रोथ रेट माइनस कर दो। तो हमने D1 को जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें कांस्टेंट रेट पे ग्रोइंग कैश फ्लोज की पीवी मिल गई। अब जब मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लॉक करूं, जो कि हमें समझ आ रहा है कैसे बना, और मैं इस फार्मूला के लेके मैं कहूं भाई ये सिचुएशन जो है मैं इससे डील करना चाह रहा हूं, मैं इस सिचुएशन से डील करना चाह रहा हूं। फर्क क्या है, उधर मेरे पास D1 था, यहां पे मेरे पास D4 है। आगे की कहानी तो सेम है ना, आगे की कहानी तो सेम है। कांस्टेंट 2% पे ग्रोथ इन परपेचुइटी, वहां पे D1 के बाद कांस्टेंट 2% X% जी पे ग्रोथ इन परपेचुइटी था, यहां पे D4 के बाद ग्रोथ इन परपेचुइटी है। तो भाई वो जब फॉर्मूला जब मैं यहां फिट कराता हूं ना, तो चेंज क्या आता है? वो चेंज ये है कि भाई अगर मैं यहां पे D4 फीड कर दूं, ये फैक्टर डिस्काउंटिंग का वही मैं रखूं, तो मेरी जो पीवी आएगी ना वो आएगी 3 पे। लॉजिक है? जब मैं D1 फीड किया था तो पीवी 0 पे आ गई, D4 फीड किया तो पीवी 3 पे आएगी। 3 से 0 पे ले जाना तो आता है ना, 3 से 0 पे ले जाना आता है। तो मैंने कहा जी जब मुझे पीवी एट 0 चाहिए तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर N3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया? तो ये बस एक थोड़ी सी चेंज थी कि भाई यहां पे ये चीज हम सीख चुके हैं पहले, अब यहां इस क्वेश्चन में ये एक चेंज आ रही है, और हमने कहा हमें तो पीवी चाहिए, इस सीरीज की पीवी चाहिए, तो इस सीरीज की पीवी लेने के लिए एक एडिशनल फैक्टर आ गया। तो अब इस फैक्टर के मुताबिक मैं अगर इसको कहूं जी मैं ये वर्किंग 1 से वैल्यू ला रहा हूं, वर्किंग 1 से वैल्यू ला रहा हूं, वर्किंग 1 में इसको ले लेता हूं जिसमें मैंने डेरिवेशन भी आपको समझा दी। ठीक है, या चलें इसको नहीं मैं कहता, मैं इसको कह लेता हूं, ये वर्किंग 1 है हमारी। अब इसमें वैल्यू फीड करते हैं। हमारा D4 क्या है? 20 इंटू 1.02 D4 है। हमारा KE क्या है? 15% है। हमारा ग्रोथ रेट क्या है? 0.02 है। और 15% पे 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? 15% 3 साल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? पॉइंट प्रेजेंट वैल्यू टेबल से बताइए, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से बताइए। दिस इज नॉट एनविटी एनी मोर। 15% 3 ईयर 0.658 0.658 0.658। तो जनाब क्या आई पीवी? वन 103.26। ये जी हमारी पीवी सीरीज की आ गई। ठीक है बेटा, 103.26 लीजिए जी, इसको यहां पे फीड करेंगे। 103.26 सम कर लीजिए, 148.92। एग्रीड? 148.92 ये है जी हमारी मार्केट वैल्यू। पार्ट ए को हमने सॉल्व किया, हमने पार्ट ए को एड्रेस किया, हमारी शेयर प्राइस आई 148.92। ठीक हो गया जी? तो ये जी एक थोड़ी सी हमने एक इस क्वेश्चन में उसके जो नया एंगल कैलकुलेशन का डाला, वो मैंने आई ट्राइड कि आपको एक आसान तरीके से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक फार्मूला जो हमने सीखा था डीवीएम का, उसकी तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इसको यहाँ पे मॉडिफाई करना और इस फार्मूले को फिर डिले अगर आ रहा है उस डिले के साथ से कैसे एडजस्ट किया जाता है। सो इसी के मुताबिक अगर आपको से D6 दिया जाएगा, कोई D6 दिया जाता है तो D6 इंटू 1/ke माइनस जी होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीवी लेनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर N5। ठीक हो गया? तो ये इतनी सी साइंस है बस। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये चीज़ डाल दी। वी कैन एक्सपेक्ट कि एग्जाम में भी हमें ये चीज़ टेस्ट हो सकती है। इसकी मजीद वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। मजीद भी एक्टिविटी हम इसकी देख लेंगे
तो आज हम यहीं पे बात रोकते हैं। इसका पार्ट बी और सी भी मेरे एजेंडे में है, वो मैं इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पार्ट बी और सी। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 वो आपकी होम असाइनमेंट है, आप उनको अटैम्प्ट कीजिएगा। और कोई दिक्कत होगी, नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह जो थर्सडे होगा उसको मिलेंगे हम। थर्सडे को हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेक्चर क्लोज हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आपके जो प्रॉब्लम होंगे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 उसको भी एड्रेस कर लेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट भी कर लेंगे। और थर्सडे को ही हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे होंगे जो कि है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंशाअल्लाह। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे इंशाअल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर से हमारी बात शुरू होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे बात की और इसमें हमने पार्ट अप टू पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 अप टू पार्ट ए हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, और ये हमारा सैटरडे के लेक्चर में हमने इसको अपलोड कर लिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।